हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए उस बुक का नाम। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बुक के पूरे वीडियो आपको एक साथ दे दूं तो प्लीज़ आप उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी जिससे कि आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी है और हर दिन एक एक वीडियो आएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप चाहते हैं कि मैं जल्दी ये सारे वीडियो आपको एक साथ दे दूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सारे वीडियो दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग धंधे एवं व्यापार से। चलिए हम इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये हार्ट मैकेंजी के द्वारा की गई थी। उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत में महालवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय हार्ट मैकेंजी को जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि को लगाया गया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महाल में जमींदारों या प्रधानों के साथ किया जाता था। किसान लगान की दर को मुखिया या जमींदारों के पास जमा करते थे। उसके बाद जमींदार ब्रिटिश सरकार को लगान देते थे। इस व्यवस्था को मुख्य दोष यह था कि उसने जमींदारों को धीरे धीरे शक्तिशाली बना दिया था और किसानों को गरीब। मॉरिस डी मॉरिस के अनुसार 19वीं सदी में भारत का निरुद्योगीकरण का मिथक है, क्योंकि हस्त उद्योग के पतन के सूचक आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है। तो पहला सही हो जाएगा। इसने अपनी शोध की सामग्री 19वीं शताब्दी के आरंभिक संस्करणों से प्राप्त की, जिस समय हस्तशिल्प फल फूल रहे थे। नहीं, इस बात के प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं कि अमीर जमींदार हस्तशिल्प को प्रसिद्ध देते थे। ये भी गलत है। 20वीं शताब्दी के स्रोत हस्तशिल्प के अतीत के शानदार अध्ययन पर रोशनी डालते हैं। तो ये भी गलत है। सिर्फ पहला सही हो जाएगा इसका। मॉरिस डी मॉरिस अपने शोध पत्र इंडियन इकोनॉमी इन द 19th सेंचुरी आ सिंपोजियम में भारत में ब्रिटिश शासनकाल की निरुद्योगीकरण की प्रक्रिया को नकारा है तथा इसे मृथक बताते हुए वे कहते हैं कि निरुद्योगीकरण के आंकड़े को प्राप्त करना मुश्किल है। इनका मानना है कि इस काल में आर्थिक एवं गतिविधियां बढ़ी, यद्यपि इनके मत को भारतीय विद्वान स्वीकार नहीं करते। वस्तुतः निरुद्योगीकरण ब्रिटिश काल का सच था। (1886) में भारतीयों द्वारा कौन सा कर स्थायी रूप से लगाया गया था? इनके द्वारा आय कर स्थायी रूप से लगाया गया था। 1886 में कौन सा कर लगाया गया था भारतीयों पर स्थायी रूप से? आय कर। भारत में सर जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार टैक्स लागू किया गया था। भारत का पहला केंद्रीय बजट 8 अप्रैल 1860 को स्वतंत्रता पूर्व वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। 1860 में भारतीय आयकर अधिनियम को 1857 के सैन्य विद्रोह के कारण सरकार द्वारा किए गए नुकसान को पूरा करने के लिए लागू किया गया था। 1886 में अलग आयकर अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम समय समय पर विभिन्न संशोधनों के साथ लागू रहा। 1886 में भारतीय आयकर अधिनियम के तहत आय को 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था, जिन पर अलग से कर लगाया जाता था। इस तरह से 1886 में भारतीयों पर आयकर स्थायी रूप से लगा दिया गया। भारत में नमक कर की शुरुआत 1835 में तब से प्रारंभ हुई थी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रांतों पर अपना शासन स्थापित करना शुरू किया था। नमक मार्च, जिसे डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, गांधी जी ने इसको शुरू किया था 6 अप्रैल 1930 को।
डांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के आरंभिक दिनों में भारत में शिक्षा प्रसार के लिए प्रयास किए। हालांकि शिक्षा उपकर की जानकारी नहीं मिली है। तीर्थ यात्रा कर संभवतः 7वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, किंतु 1886 ईस्वी के आसपास किसी भी तीर्थ यात्रा कर की जानकारी हमें नहीं मिलती। नेक्स्ट आते हैं। किसी समय किसी स्थान पर तब तक सड़कें, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, छापे खाने नहीं होंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिया गया यह उद्धरण कंपनी द्वारा अपनाई गई किस नीति की ओर इंगित करता है? तो ये कहता है हस्तक्षेपवाद की नीति। कौन सी है? हस्तक्षेपवाद की नीति को बताता है। उपरोक्त कथन किसी समय स्थान पर तब तक सड़कें, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, छापे खाने नहीं होंगे जब तक सरकार इनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिया गया है। यह उदाहरण कंपनी द्वारा अपनाई गई हस्तक्षेपवाद नीति का परिचय है, क्योंकि सामाजिक विकास के कार्यों में कंपनी सरकार जब तक सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं करेगी, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी, तब तक ऐसे विकासात्मक कार्य संभव नहीं होंगे। आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा मुक्त व्यापार, जिसको लेसेस फेयर कहा जाता है, नीति को अपनाया गया था, जिससे वाणिज्यवाद अर्थात व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती थी। उदासीनतावाद कंपनी सरकार की किसी कार्य के प्रति निष्क्रिय रुचि को दर्शाता है। औपनिवेशिक नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। दिल्ली, आगरा, लाहौर ने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण हो गए थे, ये गलत है। मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुगल वास्तुशैली के आधार पर बनाया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ए वैली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफी विस्तार हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। ए और डी सही है। औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। राजनीतिक व्यापारिक पुनर्गठन की पुरानी नगर जैसे कि आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना पतनोन्मुख होने के कारण नए शहर जैसे कि मद्रास, मुंबई, कलकत्ता जैसे नगरों का उदय हुआ था, जो कि शिक्षा, व्यापार, प्रशासन, वाणिज्य आदि के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। सी ए वैली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफी विस्तार हुआ था। मुंबई टर्मिनल, विक्टोरिया स्टेशन एंडो सार्वजनिक शैली या नव गॉथिक शैली में बनाए गए हैं। एफ डब्ल्यू स्टीवेंस द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। किसने किया है? एफ डब्ल्यू स्टीवेंस के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि स्थायी बंदोबस्त एक दुखदायी एवं भयंकर भूल थी? तो स्थायी बंदोबस्त एक दुखदायी और भयंकर भूल थी, इसको कहा गया है टी आर होम्स के द्वारा। किसने कहा है? टी आर होम्स के द्वारा कहा गया है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, गाजीपुर क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू किया गया था। यह बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के अध्यादेश द्वारा लागू किया गया था। इस व्यवस्था में लगान 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित किया जाता था। जमींदारों को इससे सर्वाधिक लाभ हुआ था, क्योंकि भूमि पर उनका वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था। इसे अराजकता को देखते हुए टी आर होम्स ने स्थायी बंदोबस्त एक दुखदायी और भयंकर भूल है कहा था। किस वर्ष कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित किया गया था? कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में पारित किया गया था। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में कामगारों और उनके आश्रितों को रोजगार के दौरान उसी के कारण लगी चोट एवं दुर्घटना, कुछ व्यावसायिक बीमारी सहित जिसका परिणित विकलांग तथा मृत्यु से हो,
उसमें क्षतिपूर्ति की अदायगी का प्रावधान था। इस अधिनियम में रेल कर्मचारी और अधिनियम की अनुसूची में यथा निर्दिष्ट ऐसे कार्यों में लगे लोगों पर लागू होता था। निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सा आयोग बनाया गया था? पहले बनाया गया था कैंपबेल आयोग, फिर बनाया गया था स्ट्रेची आयोग, उसके बाद लॉयल आयोग, फिर बनाया गया था मैकडोनाल्ड आयोग। इसकी हमने ट्रिक बनाई थी, है ना? एक कैंप लेके गए, उसको स्ट्रेच करके बिछाया, फिर आ गया लॉइन, उसने अपन को मैकडोनाल्ड समझ के खा लिया। बस इसका सी सही आंसर हो जाएगा। दिए गए कूट में सर्वप्रथम कैंपबेल के द्वारा 1866 से 67 में गठन किया गया था कैंपबेल आयोग। स्ट्रेची आयोग की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था 1878 में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जो कि 1894 से 99 तक रहे थे, इनके काल में लॉयल कमीशन के नाम से एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1900 में सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं औपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। जो औपनिवेशिकवाद की आर्थिक आलोचना है उसके संबंध में सही आंसर हो जाएगा ब्रितानी प्रशासन ने रेल मार्गों के तेज निर्माण एवं भारत में विदेश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार, रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास को दर्शाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रवादियों ने इस तथ्य पर जोर दिया था कि व्यय ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकता पूरी कर रहा था, लेकिन परिणाम स्वरूप यह भारतीय लोगों में समृद्धि भी ले आया था, तो ये गलत है। 1905 तक धन निर्गमन या ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बना था, ये गलत है। ये तो बन गया था, ये भी गलत हो जाएगा। उपनिवेश कौन सा सही है इसका? पहला सही है ना, पहला और दूसरा सही है। उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में ब्रिटानिया शासन ने रेल मार्गों के निर्माण एवं विदेशी व्यापार को भारत की समृद्धि के रूप में देखा। इसके अनुसार रेल मार्ग के निर्माण से माल के आवागमन में सुगमता आई, फलतः व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा मिला, जिससे देश की प्रगति हुई। जबकि राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के इस विचारधारा का तर्कपूर्ण खंडन किया। राष्ट्रवादियों के अनुसार विदेशी व्यापार, रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास को दर्शाता है, क्योंकि इस व्यापार ने भारतीय वाणिज्य व्यापार को कच्चे माल, तैयार माल का निर्यातक एवं आयातक बना दिया था। विकल्प सी गलत है कि वह ब्रिटिश सरकार की आवश्यकताओं को पूरी कर रहा था, परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों में समृद्धि भी कर रहा था। विकल्प डी भी गलत है, क्योंकि धन निष्कासन का सिद्धांत 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एम रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, उसमें ये पेश किया गया था। ड्यून थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने इसको तैयार किया था। दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसको 1879 एडी में पारित किया गया था। दक्कन के किसान विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के खिलाफ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा। वर्ष 1874 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया। यह सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा के गांव में तेजी से फैला। सरकार इस आंदोलन को दबाने में सफल रही। सुलह के उपायों के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया। स्थायी बंदोबस्त किया जाता था, तो स्थायी बंदोबस्त यह किसके साथ किया जाता था? जमींदारों के साथ किया जाता था। इन जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू दहशाला व्यवस्था का ही एक परिवर्तित रूप था, जिससे 1793 में 1793 में स्थायी बंदोबस्त का रूप लिया। यह व्यवस्था भारत के लगभग 19% भाग पर लागू थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक शामिल था। इसका संबंध जमींदारों के साथ होता था। स्थायी बंदोबस्त
जो व्यवस्था है वह क्या होती थी, जमींदारों के साथ होती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जो कि सर्वप्रथम तमिलनाडु के वारामहल जिले में लागू किया गया था, जिसमें सीधे किसानों से कर लिया जाता था। इसके अंतर्गत भारत का 51% हिस्सा शामिल था। महलवाड़ी व्यवस्था में गांव का एक समूह कर दिया करता था, जिसके अंतर्गत भारत की कुल 30% हिस्सा शामिल था। नेक्स्ट आता है, किसने कहा था कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? तो ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू की भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जब भारत में धन का निष्कासन एवं भारतीय शिल्प का विनाश एक नई आर्थिक प्रगति का समय था। 18वीं सदी में भारतीय औपनिवेशिक का धन अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर, जिसके बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक एवं भौतिक फल नहीं मिला। ऐसे धन को भारतीय राष्ट्रीय नेता एवं अर्थशास्त्रियों ने धन की निकासी की संज्ञा दी। इस धन के निकास को इंग्लैंड में भारत से अप्रत्यक्ष रूप से भेंट और अंशदान माना गया। इस प्रकार जब 1947 में अंग्रेज गए तो देश की आर्थिक व्यवस्था ऐसी थी कि देश शताब्दियों के आर्थिक शोषण एवं निश्चित अल्प विकास से लड़खड़ा रहा था। एक ऐसे देश जिसमें प्राकृतिक संसाधन तो बहुत थे, परंतु लोग निर्धन थे। अक्टूबर 1921 में ब्रिटिश सरकार ने एक राजस्व आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया था? तो इसके अध्यक्ष बने थे सर इब्राहिम रहमतुल्लाह। सन 1921 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक राजस्व आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी सर इब्राहिम रहमतुल्लाह के द्वारा। अक्टूबर 1921 में सरकार ने एक राजस्व आयोग गठित किया, जिसके अध्यक्ष सर इब्राहिम रहमतुल्लाह को बनाया गया। इसने अनुशंसा की विशेष परिस्थितियों में उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया था। यद्यपि भारत की दृष्टि में इस आयोग की अनुशंसाएं अपर्याप्त थी, लेकिन फिर भी भारत ने संरक्षण की सुविधा प्रदान की। यह किसने कहा था कि इस दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है? बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंचित कर रही हैं। तो ये कहा था विलियम बेंटिक के द्वारा। भारत हस्तशिल्पों की तबाही उन शहरों की तबाही के रूप में सामने आई जो अपनी विनिर्मित वस्तु के लिए मशहूर थे। जो शहर युद्ध और लूट खोसोटों के विध्वंस के बाद भी टिके रहे थे, वे ब्रिटिश राज्य के कारण जिंदा नहीं रहे थे। जैसे ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद, कई अन्य धनी आबादी वाले समृद्ध औद्योगिक केंद्र जन समूह हो गए थे, खंडर बन गए थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक नगरों की जनसंख्या मुश्किल से कुछ जनसंख्या का 10% ही रह गई थी। लॉर्ड गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1834-35 में लिखा था कि इस दरिद्रता के सामने दरिद्रता वाणिज्य में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंचित कर रही हैं। निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी ऑफ ट्रेड्स की स्थापना की थी? सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की गई थी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। किसने की थी? लाइव सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाई थी। मतलब लाइव जाते थे, रोज लाइव स्ट्रीमिंग करते होंगे। प्लासी और बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने उपहार और निजी व्यापार के जरिए खूब धन बटोरे। क्लाइव ने इसे बंद कर दिया और आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। इन प्रतिबंधों से जो हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सन 1765 में कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापार समिति बनाई गई, जिसको नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दिया गया। 1778 में यह योजना समाप्त कर दी गई। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रवर्तक माने जाते हैं थॉमस मुनरो। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्व बंगाल, असम, कुर्ग में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत
भारत के 51% भूमि आई। कर्नल रीड और थॉमस मुनरो नामक दो अधिकारियों को इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है। इसने सन 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार लागू की। 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास के शेष भागों में भी लागू किया। नेक्स्ट आता है भारत में पहली कपास मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो भारत में जो पहली कपास मिल थी उसको कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसकी स्थापना 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, परंतु यह असफल रही। परंतु 1851 में मुंबई में एक मिल स्थापित की गई जो सबसे आधुनिक मिल रही, लेकिन यह भी असफल रही। बाद में 1854 में मुंबई के कवास जी नाना भाई डावर के द्वारा खोली गई जो कि सफल रही। यह मिल की सफलता के कारण भारत में सूती वस्त्रों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट आते हैं निज आवाद क्या है। निज आवाद यह इंडिगो की खेती का रूप है। निज आवाद क्या है? एक इंडिगो की खेती का रूप है। बंगाल में नील की खेती 18वीं शताब्दी से चली आ रही है। यह दो मुख्य रूपों में प्रचलित थी, निज आवाद और रैयती। निज आवाद यानी स्वयं प्रणाली में प्लांटर उन जमीनों पर नील का उत्पादन करते थे जिन्हें वे स्वयं नियंत्रित करते थे। रैयती किसान प्लांटरों के साथ अनुबंध के तहत अपनी जमीन पर नील की खेती करते थे। मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एन.एम. लोखंडे। सन 1890 में एन.एम. लोखंडे ने मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। यह भारत का पहला मजदूर संगठन था। लोखंडे ने 1880 में अंग्रेजी एवं मराठी में दीनबंधु नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया था। जो एम.एन. लोखंडे हैं इनके द्वारा मराठी और अंग्रेजी में दीनबंधु नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया गया था 1890 में। 7वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? तो भारत में 7वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र का। 7वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्रों का निर्यात होने लगा। 17वीं शताब्दी में भारत के व्यापार से पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। डचों की व्यापारिक शक्ति चरम पर पहुंची। डच मुख्य रूप से सूती वस्त्र निर्यात को अधिक महत्व देते थे, हालांकि यह अफीम, रेशम और मसालों आदि का भी निर्यात करते थे। इस समय गुजरात कोरोमंडल दो सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के रूप में स्थापित हुए, जहां से डच व्यापक मात्रा में सूती वस्त्र निर्यात करते थे। किसने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। भारत के वयोवृद्ध पारसी शिक्षा शास्त्री एवं कपास के व्यवसायी दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने अपनी किताब के माध्यम से भारत में इंग्लैंड को भेजे जाने वाले रुपए को धन निष्कासन के सिद्धांत से उल्लेखित किया है। इन्होंने कहा है कि धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मूल कारण है। किसने कहा रेलवे व्यवस्था ही भारत की आधुनिक युग का अग्रदूत बन गई है या बन जाएगी? किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। काला काला मुंह तो कर दिया रेलवे व्यवस्था ने आधुनिक युग का और अग्रदूत बना दिया। भारत के औद्योगिकरण के प्रथम चरण में लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में भारत में रेलवे व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसका पहला ट्रायल मुंबई से ठाणे के बीच में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य भारत के कपास का निर्यात और तटीय बंदरगाह सैनिक क्षमता को आसानी से विद्रोह तक पहुंचाना था। इसी क्रांति में 23 जुलाई 1853 को डेली ट्रिब्यून में मार्क ने लिखा था कि एक बड़े देश में जहां लोहा और कोयले को रेल का जाल बनाए बिना उसके उद्योग को बढ़ाने का अवसर बनाए रखना असंभव है।
मिनट गाइस, 2 मिनट। कुछ गड़बड़ हो गया हमारे, देखो कुछ गड़बड़ नहीं हो, कुछ हमारा थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। एक बड़े देश में लोहा और कोयले के को रेल का जाल बनाए बिना उसे उद्योग को बढ़ाने का अवसर बनाए रखना असंभव है, इसलिए रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी। किसने कहा था? तो ये कहा गया था डेली ट्रिब्यून में, कार्ल मार्क्स के द्वारा डेली ट्रिब्यून में कहा गया था। आर्थिक निकास के सिद्धांत पर मुख्य तथ्य क्या थे? तो आर्थिक निकास के सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य तथ्य ग्रह व्यवस्था थी। क्या? ग्रह व्यवस्था या ग्रह व्यय था। भारत में धन के निकासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 में लंदन को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया, जिन्होंने कहा ब्रिटेन अपने शासन की कीमत पर भारत की संपदा को छीन रहा है। भारत में वसूली किए गए राजस्व का 1/4 भाग भारत से बाहर चला जाता है। भारत का रक्त निरंतर निचोड़ा जा रहा है। इन्होंने अपने सिद्धांत में भारत के गृह राजस्व व्यय के बारे में निम्न सिद्धांत दिए थे। पहला, धन के निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारत में पूंजी संचय नहीं हो सकता। लोगों का जीवन स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है, गरीबी बढ़ती गई है। धन के निष्कासन के चलते जनता पर करों का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके साथ साथ कुटीर उद्योग का नाश हुआ है, भूमि पर दबाव बढ़ता गया है और भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ती चली गई। उल्लेखनीय है कि गृह व्यय के अंतर्गत भारत राज्य सचिव तथा उससे संबद्ध व्यय भी आता है। नेक्स्ट आते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो इसको 1901 में प्रकाशित किया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन का इसके अधिक शक्तिशाली अभ्यारोपण नहीं हो सकता। नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश शासन को गैर ब्रिटिश शासन कहकर एक आंतरिक अंत विरोध के समाधान का प्रयास किया। अपनी उत्कृष्ट रचना का नाम पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया रखा, जिसका प्रकाशन लंदन में 1901 में किया गया था। इस पुस्तक में इन्होंने ब्रिटेन के द्वारा भारत से पूंजी के निष्कासन की चर्चा की थी कि ब्रिटेन भारत से अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा छीन रहा है। किसने कहा था कि धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है, सभी बुराइयों की बुराई है? ये कहा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। धन निकासी से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल या उत्तरदायी के दिए गए हैं। जो धन निष्कासन का सिद्धांत है उसका वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे पुरानी सार्वजनिक ढंग से सूचीबद्ध कंपनी है? तो सार्वजनिक रूप से बद्ध सूचीबद्ध कंपनी का नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। इसकी देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया। यह बोर्ड डच सरकार के आदेशों के अनुसार ही कंपनी का संचालन करता था। कंपनी की स्थापना के समय इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। कितनी थी? 65 लाख गिल्डर थी। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कई महाराज्यपाल के अधीन बंगाल का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम पारित किया गया था। जो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त है उसको पारित किया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमालदारी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूली से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था थी, जो कि समझौते का एक रूप थी। बंगाल बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी व्यवस्था को आधिकारिक तरीका चुना गया। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल में स्थापित कर संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था से किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई। इस स्थिति में सुधार के लिए कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया था। कांग्रेस कार्यकारी समिति ने कब जमींदारी उन्मूलन की संस्तुति करने वाला पहला प्रस्ताव अंगीकृत किया था? तो इसको
1950 में प्रस्तावित किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने 1950 में जमींदारी उन्मूलन की संस्तुति करने वाला प्रस्ताव अंगीकृत किया था या अंगीकार किया था। नेक्स्ट आते हैं, किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था? तो इनका नाम है पुर्तगाली। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब समुद्री मार्ग से आया और भारत में मसाले आदि को ले जाकर यूरोप में भारी रकम में बेचा, उसी के उपरांत पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम समुद्री व्यापार भारत से प्रारंभ किया। अठारहवीं शताब्दी में निम्न किस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। अंग्रेजों की भू राजस्व हेतु यह दूसरी व्यवस्था थी जिसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना गया है। 1792 को यह सर्वप्रथम तमिलनाडु मद्रास के बारामहल जिले में लागू की गई थी। इसके अलावा यह मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्शन ने बंगाल के स्थायी बंदोबस्त 1793 को प्रभावित किया था? तो इसका नाम हो जाएगा हिक्स विचारधारा दर्शन। हिक्स विचारधारा दर्शन के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वॉरेन हेस्टिंग द्वारा अपनाई गई नीति की जगह उनके प्रशासन का और अधिक अंगीकरण करने की तथा ब्रिटिश सरकार के हिक्स सिद्धांत को भारत पर लागू करने का प्रयास किया, जिसका उद्देश्य भारतीय राजनीति परंपरा के तथाकथित निरंकुश पक्षों को त्याग कर उनके लिए न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करने सरकार के हस्तक्षेप को सीमित करना था। इसलिए कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया। इसके द्वारा कानून का शासन और निजी संपत्ति के अधिकार व व्यक्तिक उद्यमशीलता को रीति रिवाज की जकड़न से मुक्त करके और समाज की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, कवासजी नानाभाई ने 1893 में सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल मिल लगाई थी। कहाँ पे लगाई थी? तो बॉम्बे में इनको लगाया गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में तृतीय चरण में भारतीयों द्वारा कुछ भारतीय उद्योगों में पूंजी लगाई गई। भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई थी। सूती वस्त्र की प्रारंभिक मिल 1853 में मुंबई में पारसी कवासजी नानाभाई के प्रयासों से स्थापित की गई। 1904-05 तक मुंबई में कुल 266 कपड़ा मिलें स्थापित हो गई थी। बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर भारत की पहली जूट मिल की स्थापना 1855 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो कि भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो ये कहा गया था मुनरो के द्वारा। किसने कहा है? मुनरो के द्वारा ये कहा गया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था हमेशा से प्रचलित रही है भारत में। तो देशशाला प्रथा को इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व के लिए स्थायी भूमि बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और कुछ हिस्से पूर्व बंगाल, असम में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी ऊंची थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता गया, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बना। इसलिए मुनरो ने कहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी प्रथा है जो कि भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। सूर्य अस्त कानून का क्या अभिप्राय है? तो सूर्य अस्त कानून संबंध है स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्य अस्त तक जमा नहीं की जाती थी तो जमींदारी की नीलामी की जाती थी, ये की जा सकती थी। तो उसे क्या कहा गया है? सूर्य अस्त कानून कहा गया है। सूर्य अस्त कानून का अभिप्राय कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित स्थायी बंदोबस्त कानून 1793 से है, जिसके अनुसार यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्य अस्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कैनिंग लॉरेंस स्कूल
मिल स्कूल और मियो नॉर्थ ब्रुक स्कूल किस प्रशासनिक विभाग से संबंधित थे? तो इनका संबंध है स्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन, जारी रखना और विस्तार करना। कैनिंग लॉरेंस स्कूल, मिल स्कूल, मियो नॉर्थ ब्रुक स्कूल का संबंध है स्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन करना, जारी रखना और उसका विस्तार करने से। कैनिंग लॉरेंस स्कूल, मिल स्कूल, मेयो नॉर्थब्रुक स्कूल स्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन, जारी रखना, विस्तार विवाद से संबंधित था। स्थायी बंदोबस्त 1790 में जमींदारों के साथ एक 10 वर्षीय समझौते हेतु शुरू किया गया था, जिसे 1793 में स्थायी कर दिया गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत की कुल क्षेत्र का लगभग 19% भाग सम्मिलित था। नेक्स्ट आते हैं स्थायी बंदोबस्त समझौते को किसने प्रारंभ किया है? जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित किया गया था। भू राजस्व प्रबंधन के लिए 22 मार्च 1793 को बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। इस कानून को इस्तमरारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, जागीरदारी तथा जमींदारी व्यवस्था आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया है। निम्नांकित किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन शोर के द्वारा किया गया है? तो जॉन शोर के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का विरोध किया गया है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई थी। यह समस्त अंग्रेजी भारत भूमि के 19% भाग पर लागू की गई थी। आरंभ में सर जॉन शोर ने स्थायी बंदोबस्त का विरोध किया था। यह 10 वर्षों के बंदोबस्त का समर्थक थे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटेन ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया था? तो ब्रिटिश के द्वारा सबसे ज्यादा निवेश किया गया था रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग पर। भारत में ब्रिटिशों ने सबसे अधिक पूंजी का निवेश रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग पर किया था। ब्रिटेन ने उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजों ने कपास उत्पादक क्षेत्रों को पहले रेल लाइनों से जोड़ने का काम किया था। नेक्स्ट आते हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है, किसने कहा था? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भारत का खून चूसने वाली संस्था कहा था। दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इसको लंदन में प्रकाशित किया गया था। निकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 1834 में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? तो ये सबसे पहले विलियम बेंटिक के द्वारा कहा गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक रहे हैं, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल थे। भारत में इनके द्वारा किए गए प्रमुख सुधार सती प्रथा का रोक 1829 में किया था। ठगी प्रथा और शिशुवध का अंत इन्होंने 1830 में किया। मानव बलि का निषेध, दास प्रथा का अंत इन्हीं के समय हुआ था। यह उन्मूलित व्यापार और उन्मुक्त प्रतियोगिता के पक्षधर थे। इन्होंने कंपनी की आर्थिक बदहाली और प्रशासनिक दोषों को दूर करने के साथ साथ लोक कल्याणकारी कार्य भी किए थे। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल इनको बनाया गया। भारत के गवर्नर जनरल इनको कहा जाने लगा। इस तरह ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इन्होंने सूती वस्त्रों के विरोध में कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों में बदरंग रह रहे हैं, कर रहे हैं, भारत को बदरंग कर रहे हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में नहीं, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रहनुमाई
मजदायशन सभा की स्थापना भी की थी। इन्होंने रस्तगोफ्तार सत्यवादी पत्रिका का प्रकाशन किया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित है? तो ये निहित है भारत में एक तरफा निर्यात से। दादा भाई नौरोजी ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने तर्क दिया था धन निष्कासन का, धन के बहिर्गमन सिद्धांत की पुष्टि की थी। इस सिद्धांत का मूल तत्व भारत से ब्रिटेन को एक तरफा निर्यात में निहित है। नेक्स्ट आता है अंग्रेजों के आने से पहले भारत की आर्थिकता क्या थी? तो वह स्वनिर्मित था या स्वनिर्भर थी। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था थी। ग्राम में आत्मनिर्भरता, आत्मशासी समुदाय रहता था। नमक लोहे के अतिरिक्त इन्हें बाह्य संसार से कोई लेना देना नहीं था। ग्राम अर्थव्यवस्था आत्मनिर्वाही थी। नेक्स्ट आते हैं आबंध नीति या ऐच्छिक कारिता का अर्थ क्या होता है? तो आबंध नीति या शिक्कारिता का अर्थ होता है मुक्त व्यापार। यक्षा से करो। आबंध नीति में राज्य द्वारा व्यापार में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इससे व्यापार मुक्त होता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? बताइए। जो आर्थिक निष्कासन है इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है? आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संप्रदा का इंग्लैंड को हस्तांतरण था, सही है। पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिकों एवं सैनिक अधिकारियों के वेतन एवं पेंशन के रूप में होता था, तो ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था, नहीं किया था, तो ये गलत हो जाएगा। आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत ने भारत में औपनिवेशिक शोषण की घोषणा की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। भारतीय पूंजी एवं संपत्ति के भारत से निष्कासन की बात सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी। इन्होंने 1867 में अपने एक लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में सर्वप्रथम पूंजी निष्कासन का प्रतिपादन किया था और कहा था कि ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस उद्योग को निजी क्षेत्र के उद्योगों में नहीं रखा गया था? तो जो पेट्रोलियम और उनके उत्पाद हैं इनको निजी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद पेट्रोलियम और उनके उत्पादों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पूरा फोकस औद्योगिक विकास पर केंद्रित था। साथ ही नील दर्पण संबंधित था। जो नील दर्पण है यह नील की खेती करने वालों से संबंधित था। नील दर्पण नाट्य नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित था, जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। बंगाल में कलकत्ता के नेशनल थिएटर में सन 1872 में इसको प्रकाशित किया गया एक व्यवसायिक नाटक था। कवासी नाना भाई द्वारा 1853 में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इन्हें मुंबई में स्थापित की थी। भारत में सूती वस्त्र की मिल 1818 में कलकत्ता और 1851 में मुंबई में स्थापित की गई, जो कि असफल रही थी। सबसे पहले सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में तब बॉम्बे में स्थापित किया गया था कवासी नाना भाई डावर के द्वारा। इसमें उत्पादन 1856 में प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन कारण बताने हैं, कौन सा कथन सही है और गलत है। तो पहले कहते हैं कि ये कथन क्या कह रहा है? पहला, रेल निर्माण की गारंटी प्रणाली के तहत कंपनियों को उनकी पूंजी निवेश पर न्यूनतम 6% लाभांश की गारंटी दी गई थी। पहला सही है। इस गारंटी प्रणाली ने भारत से धन के बहिर्गमन में भारी योगदान दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। रेल निर्माण की गारंटी प्रणाली के तहत कंपनियों को उनके पूंजी निवेश का न्यूनतम 5% लाभांश की गारंटी दी जाती थी। इसी व्यवस्था को लाभ की गारंटी व्यवस्था कहा गया है। इस गारंटी प्रणाली व्यवस्था ने भारत में धन के बहिर्गमन में भारी योगदान दिया था। ध्यान रहे कि यह व्यवस्था अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी।
जिससे रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में वित्तीय पूंजीवाद की व्यवस्था 1858 से 1947 में लिखा है। किसने लिखा है? ये रजनी पामदत्त के द्वारा इसको लिखा गया है इंडिया टुडे में। ये सूझी समझी रणनीति है अंग्रेजों की। वित्तीय पूंजीवाद की व्यवस्था 1858 से 1947। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, ये बताइए। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 सही है। डेक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 सही है। उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1909 गलत है। और मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916 ये भी सही है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में आया था। पंजाब को इनने क्या किया था, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ देखो दोनों आंखें बना दी, तो 1990 में। डेक्कन कृषि राहत अधिनियम को स्थापित किया गया था 1879 में। मतलब इन्हें 80 हो जाता था, एक कम करा। उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1873 में आया। तो उत्तर की भूमि है तो उत्तर से 3 बन रहा है ना, उत्तर से 3 73 रात में 3 आए थे। मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916 में आया था। मध्य प्रांत में आया था, 16 श्रृंगार करके मध्य में आया। मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण मतलब भूमि का हस्तांतरण कर दिया 1916 में। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के कारणों को चुनौती दी गई थी। किनके द्वारा? भारत में कच्चे माल के प्रदायक के रूप में सीमित कर दिया गया था, सही है। परिवहन के बेहतर साधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया था, ये भी सही है। भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण किया गया था, सही है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण नीति आई थी, ये भी सही है। तो औद्योगिक नीति प्रारंभ की गई थी, सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि की व्यवसायीकरण के निम्न कारण थे। पहला, कच्चे माल के प्रदायक के रूप में सीमित कर दिया गया था। परिवहन के बेहतर संसाधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया था। भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण किया था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी। नकदी फसलों में विदेशी पूंजी का निवेश हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तरी भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में लिखा था कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक और दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। तो ग्रस्त हो चुकी है, ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा कहा गया था। हॉल्ट मैकेंजी ब्रिटिश अधिकारी थे जिसने महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में पंजाब, आगरा, मध्य प्रांत और दक्कन में शुरू किया था। इन्होंने उत्तर भारत में व्याप्त भू संपत्तियों की स्थितियों के बारे में यह कहा है कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक और दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। ग्रस्त। नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन कारण बताइए क्या है। तो पहला आता है 1857 से पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोहों में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिकस्त की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीति स्वायत्तता, स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ गया था, तो सही है। दूसरा, 18वीं शताब्दी के अंत एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किए थे उसने भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया था और बदला था, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी कुछ छोटे विद्रोह हुए थे जिन्हें आदिवासियों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण रखने लगे थे। क्योंकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो सुधार किए गए थे उससे भारतीय ग्रामीण समाज का बुनियादी स्वरूप में बदलाव हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्नलिखित में से यह किसका कथन था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरों से घिरा हुआ है। यह हो सकता है कि यूरोप ज्ञान में शिक्षित होने से वे किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थानों की मांग कर सकें। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? मुझे नहीं पता।
जब भी यह दिन आएगा, यह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। तो ये टीबी मैकाले के द्वारा कहा गया है। हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे से घिरा हुआ है। यह हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान से शिक्षित होने से वे किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थानों की मांग कर सकें। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? मुझे नहीं पता। जब भी यह दिन आएगा, यह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। यह कथन टीबी मैकाले का है। नीचे दिए गए वक्तव्य बताइए, कथन कारण बताने हैं इसमें। तो इसमें पहला कथन है कि भारत के अभिजात वर्गीय एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चिप्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो पहला सही है। दूसरा, मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक थे। तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है। भारत के अभिजात वर्गीय एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चिप्स कॉलेज की स्थापना की गई थी, जबकि मूल निवासी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक नहीं थे। कर्जन की यह नीति थी कि उच्च वर्ग में अंग्रेजी की शिक्षा का प्रचार हो। यह निम्न वर्ग तक धीरे धीरे पहुंच जाएगी। निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया था कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे? ये समर्थन नहीं किया है, सर विलियम ली वर्नर ने नहीं किया है। सर विलियम ली वर्नर ने इस मत का समर्थन नहीं किया है कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे। सर विलियम ली वर्नर ने सन 1846 से 1914 तक प्रशासक रहे हैं। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 1881 में। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक थे। यह अधिनियम का उद्देश्य बाल श्रमिकों को संरक्षण देना था। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए वक्तव्य बताइए, कथन कारण बताना है। कथन कहता है कि पारंपरिक दस्तकारी है, कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीतियों का परिणाम था। तो ये सही है। दूसरा, साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध कराए थे। तो ये भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम थी। 1800 ईस्वी तक भारतीय उद्योग संसार में सबसे अधिक विकसित थे। इसके पश्चात भारत में औद्योगिक पतन हुआ। साम्राज्यवादी विजय ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध कराए, किंतु कारण और कथन की सही व्याख्या नहीं करता। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की है। इन्होंने इस पुस्तक में उल्लेख किया है कि भारतीय गरीबी एवं भुखमरी का मूल कारण ब्रिटिश रेगुलेशन है। विदित है कि द वारंट एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी की हैं। तो इनने क्या लिखा है? द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और द ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी की हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंततः शुद्ध उपज का 50% निर्धारित करना, बंदोबस्त 30 वर्षों के लिए निर्धारित करना किस वर्ष से किया गया था? तो इसको 1864 में कर दिया गया था। सन 1802 के मद्रास के तात्कालिक गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू की गई। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंततः शुद्ध उपज का 50% निर्धारित कर दी गई। बंदोबस्त 30 वर्षों के लिए निर्धारित 1864 में किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति किस दौरान अपनाई गई थी? तो सीमा शुल्क अवकाश की नीति को अपनाया गया था 1882 से 1894 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति 1882 से
1894 के दौरान अपनाई गई। ध्यानतलब है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय व्यापार को हतोत्साहित करने एवं ब्रिटिश व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क को बढ़ा दिया था और आयात शुल्क को घटा दिया था। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन कारण बताइए। पहला कहता है कि 1793 में बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बात थी कि सदैव के लिए कर निर्धारण करना सही है। कार्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे तो ये भी सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 22 मार्च 1793 को कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त पश्चिमी बंगाल में लागू किया। इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता था। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकारों का तथा 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया था। जमींदारों को सबसे अधिक लाभ हुआ क्योंकि भूमि पर इनका वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया। भू स्वामित्व परंपरागत हो गई। कार्नवालिस का मानना था कि स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदार कृषि का विकास करेंगे और नई तकनीक एवं उर्वरकों को बढ़ावा देंगे। कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश भारत के साहूकारों के उत्थान का कारक नहीं है? तो नव स्वर्ण राजस्व नीति थी, नव विधि प्रणाली थी, कृषि का व्यापारीकरण थी, लेकिन नव शिक्षा प्रणाली साहूकारों के उत्थान का कारक नहीं थी। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियां जैसे कि नव राजस्व नीति, नव विधि प्रणाली, कृषि का व्यापारीकरण आदि में साहूकारों का उत्थान का प्रमुख कारण बने, जबकि नव शिक्षा प्रणाली भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा को पनपने का अवसर प्रदान किया था। भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किसने किया था? तो भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन के द्वारा किया गया था। 1860 के बाद ब्रिटेन में पूंजीपतियों ने बड़े पैमाने पर भारत में पूंजी का निवेश किया। पूंजी का यह निवेश मुख्य रूप से रेलवे के निर्माण करने, बैंकिंग व्यवस्था, बीमा, नौ परिवहन में था। बाद में सिंचाई योजना लागू करने, बागान उद्योग, चाय, रबड़, कॉफी विकसित करने और कोयला खनन क्षेत्र में निवेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी बंदोबस्त का प्रमुख प्रतिफल नहीं था? तो इससे जमींदारों का एक वफादार वर्ग खड़ा हो गया था, सही है। काश्तकारों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया गया था, ये भी सही है। कंपनी का राजस्व वृद्धि प्रक्रिया में रुकावट आ गई थी, ये भी सही है। लेकिन कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला था, नहीं, कृषि तो बंजर होती गई थी और नुकसान ही हो रहा था। 1886 में कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार में लागू कर दी गई। जॉन शोर जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था। इस प्रकार अंग्रेजों को जमींदारों के रूप में एक वफादार वर्ग मिल गया था। किसानों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया गया था, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिला, अपितु कृषकों का शोषण हुआ। भारत के अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870 से 1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया था। वह कौन थे? तो वो हैं दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे और आर.सी. दत्त। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया गया, ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संप्रदा को छीन रहा है। महादेव गोविंद रनाडे भारत के औद्योगिकरण के पहले उद्घोषक थे, जिन्होंने देश में उद्योगों की स्थापना के लिए लोगों का आह्वान किया था। आर.सी. दत्त ने अंग्रेजों द्वारा धन निष्कासन के संदर्भ में आर्थिक विश्लेषण के रूप में डेन थ्योरी का प्रतिपादन करने पर दादा भाई नौरोजी ने इनका सहयोग प्रदान किया था।
नेक्स्ट आते हैं वाणिज्यवादी, मुक्त व्यापार वाणिज्यवादी, पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तीन पड़ाव थे। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया है? तो ये कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादन किया है। साम्राज्यवादी इतिहासकार कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वाणिज्यवादी, मुक्त व्यापार वाणिज्यवादी, पूंजीवाद और मतलब वित्तीय साम्राज्यवाद के तीन पड़ाव के रूप में प्रतिपादित किया है। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको तीन भागों में बांटा है कार्ल मार्क्स ने। कौन कौन सा था? पहला था वाणिज्यवादी, फिर मुक्त व्यापार वाणिज्यवादी और पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में इन्होंने इसको बांटा है। इन्होंने वाणिज्य चरण 1757 से 1813 तक, औद्योगिक मुक्त व्यापार 1813 से 1858, वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद के काल शामिल किए थे। कालांतर में रजनी पामदत्त ने भी अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में कार्ल मार्क्स द्वारा विभाजित चरणों का आधार बनाकर ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास को तीन चरणों में विभाजित किया और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की अवहेलना की थी। कंपनी काल के दौरान निरुद्योगीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो भारतीय बाजार इंग्लैंड में मशीन निर्मित कम मूल्य की वस्तुओं पर से भारी पड़ रहा था। तो ये सही हो जाएगा। भारत में 1800 ईस्वी से 1850 के बीच समय को निरुद्योगीकरण के नाम से जाना जाता है। इस दौरान जहां ब्रिटेन औद्योगिक नीति के दौर से गुजर रहा था, वहीं भारत में औद्योगिकरण पतन का दौर चल रहा था। भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में मात्र कौन सा उद्योग था? तो इनके हाथ में मात्र कृषि से रिलेटेड कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग। भारत प्राचीन काल से ही सूती वस्त्रों का उत्पादन एवं व्यापार में विश्व का अग्रणी देश रहा है, परंतु ब्रिटिश सत्ता के काबिज होने के बाद सूती वस्त्र उद्योग के व्यापार में धीरे धीरे से पतन शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में मात्र कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग ही प्रमुख उद्योग था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत में ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक संपदा निष्कासी का प्रमुख घटक नहीं थी? घरेलू व्यय था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों को दिया जाने वाला लाभांश भी था, नागरिक एवं सेना का व्यय था, बांटो और शासन करो ये इसके अंतर्गत नहीं आता। धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा 2 मई 1867 में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में उल्लेखित किया गया था। नौरोजी ने धन निष्कासन को देश के सभी रोग, दुख एवं दरिद्रता का वास्तविक एवं मूल कारण घोषित किया था। पुरानी गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटित लाभांश का आश्वासन दिया गया था 5%। 1850 के बाद ब्रिटेन में पूंजीपतियों ने अपने धन पर लाभांश कमाने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश, रेल निर्माण, सरकार को कर्ज, रबड़, चाय एवं कॉफी आदि उद्योगों में निवेश किया। लाभ की गारंटी के अंतर्गत रेल निर्माण में पूंजी निवेश पर सरकार द्वारा 5% लाभांश की गारंटी दी गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है, यह सीधे किसानों के साथ बनी थी। सही है। किसान अपनी भूमि बेच सकते थे। ये भी सही है। भूमि राजस्व समय पर परिवर्तित किया जाना, ये भी सही है। समस्त भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तुरंत किया गया था, तो ये नहीं किया गया था, ये गलत हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक पूंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था। वह कंपनी सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी थी। यह अपनी भूमि को गिरवी रखने, बेचने की अनुमति थी। वह अपनी भूमि से उस समय तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह समय पर भूमि कर देता रहे। लगान की अदायगी के प्रत्येक 30 वर्षों के बाद इसका पुनर्समीक्षा की जानी थी या की जाएगी। यह परमिट को क्या कहा गया है जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को
सन 1757 प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए, निरीक्षण के लिए सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी, तो उसे कहा गया था दस्तक। वह परमिट जो कि दस्तक के नाम से जाना जाता था, जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग करना, निरीक्षण, सीमा शुल्क के भुगतान में छूट प्राप्त करना। 1717 में फर्रुख शेर द्वारा कंपनी को दिए गए फरमान में 2% चुंगी न देने की छूट दी गई थी। यह दस्तक प्रथा के दुरुपयोग के मद्देनजर रखते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया था? तो कंपनी के द्वारा 1813 में एकाधिकार खो दिया गया। 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि इसके चीन से व्यापार, चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। जब सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की आज्ञा दे दी गई, तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत चीन से व्यापार और चाय के व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बन गया था, तो ये बना था 1936 में। 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को समाप्त करके बंगाली एवं भारतीय राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया। 1911 में रद्द किया गया तथा इसी के साथ उड़ीसा और बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। 1936 में इन दोनों प्रांतों को अलग अलग राज्य बना दिया गया। किस राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निष्कासन सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी कहा है? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने अपने ड्रेन सिद्धांत को अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के नाम से जाना है। धन निष्कासन से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल या उत्तरदायित्व के प्रदान किए जाते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। अठारहवीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख रूप से कौन सी थी? तो इसको कहा गया था सोरा। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में सोरा और सूती वस्त्र आते हैं। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई थी? तो ये 1885 में मुंबई कपड़ा मिल में हुई थी। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना से हुआ था। इस कारखाने की स्थापना में भारतीय पूंजी और भारतीय प्रबंधन ही प्रमुख था। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक हड़ताल 1885 में मुंबई में स्थित कपड़ा मिल में हुई थी। 1882 से 1890 तक मुंबई और मद्रास में हड़तालों की संख्या 25 तक बढ़ गई थी और आंदोलन का नेतृत्व एम लोखंडे ने किया था। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ से की थी? तो इस कृषि नीति की घोषणा की थी फैजपुर से। फैजपुर बंगाल में 1937 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि नीति की घोषणा की गई थी। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था। फैजपुर बंगाल के इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यहीं पर सबसे पहले कृषि नीति को घोषित किया गया था। बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किया था। वो कहाँ के थे? वो कौन थे? जुलाहे थे। भारत में 1800 से 1850 के काल को अनौद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। इस काल में सर्वाधिक हानि भारत की परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों, विशेषकर बुनकरों को हुई थी। कंपनी एवं ब्रिटिश पूंजीपतियों ने मिलकर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। करघा, चरखा जो कि पुराने भारतीय समाज की धुरी के रूप में प्रसिद्ध थे, उनको तोड़ डाला और भारतीय बाजारों को लंकाशायर एवं मैनचेस्टर में निर्मित
कपड़ों से भर दिया। तलूकदार व्यवस्था का संबंध किससे है? जो तलूकदार होते थे वह अवध से संबंधित थे। तलूकदारों व्यवस्था अवध प्रांत से संबंधित थी, जो कि महालवाड़ी व्यवस्था के प्राय रूप में थी। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्र में 30% हिस्से पर लागू की गई थी। अवध में तलूकदार। हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसको महात्मा गांधी जी के द्वारा लागू किया गया था। हथकरघा उन्नयन के लिए ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, क्योंकि वो हथकरघा वो चलाते थे ना, हथकरघा सूट चरखा चलाते थे। हथकरघा में वही काम में भी आता है चरखा, तो इसलिए इन्होंने स्थापना की थी। भारतीयों की आर्थिक अत्यधिक गरीबी को कम करने और भारतीयों को यूरोपीय माल का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीके के रूप में भारतीय हाथ से बने हुए और बुने हुए कपड़ों के निर्माण एवं खादी को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। इसके लिए हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन की स्थापना की गई 6 नवंबर 1904 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं। आरसी दत्त इनको कहा जाता है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है। इसमें इन्होंने धन के बहिर्गमन के बारे में वर्णन किया है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था? तो भारत में जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हुआ था, उससे अंग्रेजों का समर्थन करने वाली कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। इसमें भूमि लगान का 10/11 भाग कंपनी सरकार को देती थी, को दिया जाता था कंपनी को, और 1/11 भाग जमींदार को अपनी सेवा के लिए उनके पास रखना होता था। इसी स्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र जो जमींदारी वर्ग से संबंधित था, उसका निर्माण हुआ, जो भारत की आजादी तक उनका समर्थक बना रहा। नेक्स्ट आता है विटली कमीशन। किससे संबंधित है? तो विटली कमीशन है, यह श्रम से संबंधित था। भारत में औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिकों की मौजूदा स्थितियों की जानकारी के लिए 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना की गई। इस आयोग की अध्यक्षता जॉन हेनरी ने की थी। इसे विटली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने 1931 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के तहत भारत में गरीबी का मुख्य कारण भारत का पिछड़ा हुआ सामाजिक एवं औद्योगिक ढांचा है। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी के कारण निजी व्यापार एवं उपहार लेने बंद कर दिए। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया गया था, उसका नाम था कॉर्नवालिस के द्वारा। कंपनी ने औद्योगिकों की भ्रष्टता एवं घूसखोरी के कारण निजी व्यापार उपहार लेने बंद करवा दिए। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बाध्य किया था। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो इसका संबंध था स्थायी बंदोबस्त से। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश भारत की स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून से काफी जमींदार भी प्रभावित हुए थे। बहुत से लोग इस कानून नियम से अपनी पूर्ण जमीन खो बैठे थे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ कुछ जमींदारों को ही हुआ था। स्थायी बंदोबस्त से सबसे ज्यादा लाभ हुआ था जमींदारों को। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? तो इसको मद्रास से प्रारंभ किया गया था। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में लॉर्ड जो कैप्टन हैं रीड, इनके प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन अर्थात रैयत किसानों को दे दी थी। यह व्यवस्था मुंबई, मद्रास और असम में लागू की गई थी। इस बंदोबस्त ने कृषकों द्वारा खेती की गई भूमि पर उनके अधिकारों को
नष्ट कर दिया था, तो ये हो जाएगी स्थायी बंदोबस्त ने। कार्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश की वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसके तहत जमींदार, जिन्हें भूस्वामी के रूप में भी मान्यता प्राप्त थी, उनकी क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उनका 1/10वां 11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था तथा शेष हिस्सा कंपनी के पास चला जाता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था तथा समय पर लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए थे। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था के पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं मार्टिन वर्ड। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता मार्टिन वर्ड को कहा जाता है। स्थायी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के बाद महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा एवं शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय जातिवाद दर्शन विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में मैकाले ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में धन के निष्कासन के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। संभवतः उदारवादी दल की सबसे महान सेवा यह उस समय जब इन लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्य के भारत पर आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया। इन्होंने भारतीय निर्धनता की ओर ध्यान केंद्रित किया और आकर्षित किया और यह बतलाया कि यह निर्धनता अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण के कारण है। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और बादशाह द्वारा प्रतिपादित निष्कासन का सिद्धांत अंग्रेजों की भारत में आर्थिक भूमिका का दोषारोपण था। इस सिद्धांत का कालांतर में उग्रवादी दल वालों ने अंग्रेजों को बदनाम करने के लिए प्रचुर प्रयोग किया। एडवर्ड वेविन के शब्दों में ब्रिटिश राज्य में एक प्रकार का ऐसा लोहे का ढांचा था जिसने भारत के क्षतिग्रस्त शरीर को ऐसे समय पर जकड़कर बांधा रखा जब तक कि विस्थापित हड्डियां तथा आंतरिक परिवर्धन से टूटे हुए तंतु धीरे धीरे जोड़े नहीं गए और रोगी ने पुनः अपनी आंतरिक एकता और संबद्धता प्राप्त नहीं कर ली। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है, तो ये कहा था सहचर ने। किसने कहा था? सहचर ने कहा था। डलहौजी के शासनकाल में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे तक बिछाई गई और शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य रेलवे लाइन के सूत्र में बंधकर एक हो गया। भारतीय सुरक्षा के लिए और आंतरिक संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामरिक महत्व की लाइनें बिछाई गईं। इस परियोजना की विस्तृत रूपरेखा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपने प्रसिद्ध रेलवे पत्र में जारी की गई। भारत में भावी प्रसार का यही आधार बना। 1865 में सर अर्नोल्ड ने लिखा है कि रेलवे भारत में यह कार्य करने में समर्थ होगी जो बड़े बड़े वंशों ने नहीं किया। ना ही टीपू अपने अत्याचारों द्वारा करने में सफल हुआ और यह भारत को एक राष्ट्र बना देगी। लेकिन 1885 में सहचर नामक समाचार पत्र ने अपने एक अंक में लिखा था कि भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है। भारत में पहले रेल लाइन किसके शासन में डाली गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाली गई थी। ब्रिटिश कालीन भारत में भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने हड़प नीति को लागू करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने समय में सबसे पहले रेल लाइनों को बिछाने का कार्य प्रारंभ किया। सन 1853 में डलहौजी के ही काल में मुंबई और ठाणे के बीच में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन हुआ। डलहौजी के अन्य सुधारों में डाकतार विभाग संचालन प्रारंभ हुआ। डलहौजी के अन्य सुधारों में डाकतार विभाग की स्थापना, सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)
की स्थापना और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को निषिद्ध घोषित किया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। सूती वस्त्रों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लिए लॉर्ड लिटन के निर्णय से किसे लाभ मिला था? तो सूती वस्त्र के उत्पादन से आयात कर को घटाने पर जो लॉर्ड लिटन का घोषणा था, निर्णय था, उससे ब्रिटिश उद्योगों को ही लाभ हुआ था। लॉर्ड लिटन स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थक था। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन उस समय उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से संपूर्ण व्यापार का नियंत्रण कर रहा था और स्वतंत्र व्यापार की नीति इसके हित में थी। भारत में ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता होती थी और उसे बने हुए माल को अच्छा बाजार प्राप्त होता था। इस कारण से भारत का स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाना ब्रिटेन के उद्योग और व्यापार के हित में था। ब्रिटेन के व्यापारी भारतीय सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न आयात निर्यात करों का विरोध कर रहे थे। अंत में 12 सचिव के आदेश एवं अपनी समाप्ति से लॉर्ड लिटन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाया और प्रायः वस्तुओं से आयात निर्यात कर समाप्त कर दिया। इस प्रकार ब्रिटेन के हितों की पूर्ति के लिए भारत के हित का बलिदान कर दिया गया। नेक्स्ट आता है औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को किसने निम्न 4 चरणों में विभाजित किया है? तो ये किया गया है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों में बांटते हैं। पहला व्यापारिक पूंजीवाद, दूसरा मुक्त व्यापार पूंजीवाद, तीसरा औद्योगिक पूंजीवाद और चौथा वित्तीय पूंजीवाद। जबकि आर.पी. दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में, टुडे नहीं है, टुडे होगा, टुडे में इन्हें 3 चरणों में बांटा था। वाणिज्य पूंजीवाद, मुक्त व्यापार, वित्तीय पूंजीवाद। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन से संबंधित थे। इन्होंने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया था। इनके अनुसार इंग्लैंड भारत का लहू चूसकर उसे समाप्त कर रहा है। 1905 में सदरलैंड को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा था, भारत की व्यवस्था बहुत बुरी है, उनकी स्वामी और दास की अवस्था नहीं है परंतु उससे भी गिरी हुई है। यह एक लुटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साफ बचकर निकल जाता है। आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख करते हुए बताया है कि भारत के सकल राजस्व का लाभ आधा हिस्सा प्रतिवर्ष देश से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट आता है स्थायी भू व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा कितना था? तो 1/11 था। कार्नवालिस ने कर सुधार की इच्छा से 1787 में प्राप्त कर को राजस्व क्षेत्र में विभाजित कर दिया, जिस पर एक एक कलेक्टर की नियुक्ति की गई। इनकी संख्या 36 से घटाकर 23 कर दी गई। राजस्व नीति का नाम स्वराज बोर्ड रखा गया, जिसका कार्य कलेक्टरों के कार्य का निरीक्षण करना था। 1790 में कार्नवालिस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति से जमींदारों को भूमि का स्वामी कर दिया और शर्त यह रखी कि वह वार्षिक कर कंपनी को देना स्वीकार करेंगे। ठेके की राशि 1/11 भाग कम कर दिया गया और जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। 1790 में इन्होंने 10 वर्ष की व्यवस्था कर दी गई। यह व्यवस्था 1793 में स्थायी कर दी गई। जमींदारों तथा उनके उत्तराधिकारियों को शाश्वत रूप से इसी दर से भूमि कर देने को कहा गया। भूमि की लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए जमींदार को अपने पास रखना होता था। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, बताइए। यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में हुंडी प्रणाली का प्रचलन किया था? नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, हुंडी मुगल काल में प्रचलन में थी, तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है।
हुंडी मुगल भारत में प्रचलित थी। इसके माध्यम से छोटे बड़े व्यापार किए जाते थे। इस व्यवस्था में व्यापारी को धन ले जाने और धन ले आने में दिक्कत नहीं होती थी। मुगल काल में हुंडी का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान में रकम प्रेषित करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार मुगल काल में हुंडियों में जो आधुनिक मनी ऑर्डर व्यवस्था का ही कार्य करती थी। हुंडी व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित है। बंगाल में इन जिलों की पहचान की गई जिनकी राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। तो इसका नाम हो जाएगा वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। 1760 में मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई जिसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से उतारकर मीर कासिम को शासक बनाया। इसके बदले में मीर कासिम ने अंग्रेजों को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के जिले सौंप दिए थे। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हमें भी पूरी व्यवस्था बता दी किसने क्या चलाया है। जोनाथन डंकन के द्वारा चलाया गया था बनारस में स्थायी बंदोबस्त। थॉमस मुनरो के द्वारा स्थापित की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कार्नवालिस ने स्थापित की थी बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्थापित किया गया था महालवाड़ी बंदोबस्त। हॉल्ट ले लो महल में, तो महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी की थी। जोनाथन डंकन ने डंका बजाया बनारस में स्थायी बंदोबस्त का। थॉमस मुनरो इन्होंने रैयतवाड़ी शर्तों पर रखी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त चलाया था बंगाल में और हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा हॉल्ट लिया गया महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। लॉर्ड कार्नवालिस ने निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया है? तो जेम्स ग्रांट के द्वारा इसका विरोध किया गया है। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 में अंग्रेजों के लिए एक समस्या बन गई थी। जिस समय कॉर्नवालिस भारत आया उस समय भी यह समस्या विद्यमान थी। इस समस्या में लगान व्यवस्था को लेकर कई समस्याएं विद्यमान थी, जैसे लगान किससे वसूल किया जाए, भूमि का मालिक किसे माना जाए, लगान कितने दिनों के लिए निर्धारित किया जाए। इन विद्यमान समस्याओं पर जॉनसोर ने विचार अलग थी। जॉनसोर जमींदारी को ही भूमिपति स्वीकार करने के पक्ष में थे, लेकिन जेम्स ग्रांट का विचार जॉनसोर और कार्नवालिस से अलग था। इनके अनुसार समस्त भूमि सरकार की है। राजस्व की राशि को लेकर भी जेम्स ग्रांट के विचार जॉनसोर और कार्नवालिस से अलग थे। इन्होंने उपयुक्त तथ्यों के आधार पर स्थायी बंदोबस्त की प्रस्तावना का जेम्स ग्रांट ने विरोध किया था। निम्नलिखित देश में किसने भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक नहीं लगाई और भारी चुंगी लगाई थी? तो इनका नाम हो जाएगा हॉलैंड ने। इन्होंने रोक नहीं लगाई थी आयात पर, बल्कि क्या कर दिया था, भारी कर लगा, मतलब भारी चुंगी लगाई थी हॉलैंड के द्वारा। यूरोपीय कंपनी में हॉलैंड को छोड़कर सभी ने भारतीय कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था और उन पर भी आयात शुल्क लगाया था। भारतीय माल का उत्तम होना और उनका यूरोप के अलग लगभग सभी देशों में मांग से कुछ देश तो इतने दुखी थे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के हिक्स सरकार ने मंडियों से अपने विरोधी अर्थात फ्रांसीसी डच ड्रेन भारतीय माल के क्रय करने वालों को समाप्त कर दिया था और भारतीय व्यापारियों को इतना थोड़ा मूल देने वाले शिल्पियों ने माल बनाना ही कम बंद कर दिया। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में आई अंग्रेज औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजी माल बनना प्रारंभ हो गया और नेपोलियन से युद्ध के पश्चात यह माल आने लगे तो इस माल को थोड़े से और बहुत बिल्कुल नहीं के बराबर आयात शुल्क के साथ भारत में आने दिया। इस प्रकार भारतीय उद्योग लगभग समाप्त हो गया। 103 निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसने जमींदार भू राजस्व संग्रह करने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? तो ये हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। कौन हो जाएगा? स्थायी बंदोबस्त था। कंपनी द्वारा भारत में भू राजस्व के तहत 3 प्रकार की कृषि नीतियां अपनाई गई थी।
महलवाड़ी व्यवस्था, जो कि पंजाब, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग, राजस्थान आदि, जो कुल ब्रिटिश भूमि का 19% थी, यह राजस्व वसूली के लिए एक अलग नीति अपनाई गई थी। चूंकि यह व्यवस्था में भूमि समस्त ग्राम सभाओं की सम्मिलित रूप से होती थी, अतः सभी ग्रामवासी सम्मिलित रूप से लगान के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। यहाँ बंद जो मध्यस्थों की कोई भूमिका नहीं थी। कृषि की नीति की दूसरी प्रणाली रैयतवाड़ी थी, जो कि मद्रास, महाराष्ट्र, असम, बर्मा आदि में लागू की गई थी, जो कुल ब्रिटिश भूमि का 51% थी। चूंकि इस व्यवस्था से सीधे किसानों से इकरारनामा किया जाता था, अतः लगान चुकाने के लिए किसान सीधे उत्तरदायी थे। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस संभाग और उत्तरी सरकार में लागू की गई थी। यह राजस्व वसूली का कार्य जमींदार करते थे, जो एक प्रकार के रैयत या सरकार के बीच मध्यस्थ थे। नेक्स्ट आते हैं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त के प्रतिस्थापक कौन थे, तो इनका नाम हो जाएगा हेक्टर मुनरो। टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहते हैं। इन्होंने कुल उपज का 30वां भाग भूमि कर दिया था के आधार पर मानकर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। मुनरो ने यह व्यवस्था स्थायी भूमि व्यवस्था के प्रदेशों को छोड़कर शेष समस्त प्रांतों में लागू की गई थी। मुनरो की भूमि कर व्यवस्था लगभग 3 वर्षों तक उपज का 30% चलती रही, 30 वर्षों तक 30%, जिससे विस्तृत उत्पीड़न एवं कृषकों को कठिनाई उत्पन्न हुई और रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था मुंबई में भी लागू की गई थी। भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद प्रारंभ हुआ था, तो ये दीवानी प्रदान करने वालों के बाद हुआ था। भारत के धन का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर था, जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक और भौतिक फल नहीं मिला। ऐसे धन को भारतीय राष्ट्रीय नेताओं एवं अर्थशास्त्रियों ने धन की निकासी की संज्ञा दी। भारत से इंग्लैंड के लिए धन का प्रवाह प्लासी की विजय के साथ ही प्रारंभ हो गया था। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेजों को दीवानी प्रदान के लिए धन के बहिर्गमन में वृद्धि की गई थी। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था, तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार 1868 में भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय के संबंध में जो अनुमान मिलते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में किया गया, विलियम डिग्बी के द्वारा 1899 में, फिंडले सिराज के द्वारा 1911, 1922 और 1921 में, मतलब 10-10 वर्षों के अंतराल में किया गया। शाह एवं खामटा के द्वारा 1921 में, बी के आर वी राव के द्वारा 1925 में और 1929 में, 1930 में और 1931 में, आर सी देसाई के द्वारा 1931 से 1940 तक किया गया। बिहार उड़ीसा में कम्युनिटी प्रथा क्या थी, जो बिहार और उड़ीसा में कम्युनिटी प्रथा थी वह बंधुआ मजदूरों का एक रूप थी। कम्युनिटी प्रथा अर्थात निम्न आय वर्ग को किसी कार्य के लिए सम्मिलित होना। इसमें सिर्फ एक वर्ग के लोग रहते थे। बिहार उड़ीसा जैसे राज्यों में से बंधुआ मजदूरी का एक रूप माना जाता है। इसके तहत आने वाली मजदूर किसी बड़े पदाधिकारी व्यापार के अधीन कार्य करते हैं। भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है बैंक ऑफ कलकत्ता। कौन सा है, बैंक ऑफ कलकत्ता है। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से 1770 में
कलकत्ता में स्थापित किया गया था, परंतु यह बैंक शीघ्र ही असफल रहा। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, सन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। सब सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये क्लाइव के द्वारा किया गया था। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम क्लाइव ने किया था। सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने कर संग्रहण के अधिकार के तहत ऊंची बोली वालों को 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिया था। 1776 में पंचवर्षीय ठेकों की समाप्ति पर पुनः एक वर्षीय प्रणाली अपनाई गई थी और कर संग्रहण के अधिकार नीलाम कर दिए गए थे। किसने ब्रिटिश औपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों में मुक्त व्यापार, वाणिज्य पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्णित किया था? तो ये आरपी दत्त के द्वारा। आरपी दत्त, रजनी पाम दत्त ने औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 3 चरणों में बांटा है: मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद पूंजीवाद। अर्थात कार्नेवालिस ने इनको 4 चरणों में, जिसमें व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद में विभाजित किया था। भारत में पहला रेल मार्ग कहां से कहां तक खुला था? तो ये मुंबई से ठाणे तक गया था। इंग्लैंड में रेलवे लाइन की स्थापना 1825 के पश्चात बिछाई जा रही थी। डलहौजी ने भारत में 1853 में सबसे पहले रेल लाइन मुंबई से ठाणे तक बीटी बिछाई और शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य पर रेलवे लाइन के सूत्र में बांध दिया गया। भारतीय सुरक्षा के लिए तथा आर्थिक दोहन एवं आंतरिक संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए सामरिक महत्व की लाइनें बिछाई गईं। अगले वर्ष कलकत्ता से रानीगंज कोयला क्षेत्र तक लाइनें बिछाई गईं। इस प्रकार मद्रास प्रेसिडेंसी में भी कुछ लाइनें बिछाई गई थीं। 1856 तक पूरे देश में कई लाइनें सर्वे हो चुके थे। निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के गुणों में से एक नहीं था? तो इसने सरकार के लिए वार्षिक निश्चित भू राजस्व सुनिश्चित कर दिया था। तो एक था, सरकार स्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई थी। ये भी था। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया था। ये भी था। इसने किसानों के हित को सुरक्षित किया था। तो ये गलत हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त में किसानों के हित को सुरक्षित नहीं किया गया था। किसानों और रैयतों के हितों को स्थगित किया गया था। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से कृषक वर्ग भू स्वामित्व से वंचित हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार एवं रेल सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इसको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय में 1848 से 1856 में तार एवं रेल सेवा प्रारंभ की गई। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच प्रारंभ की गई। यह डलहौजी ने डाक विभाग की स्थापना की। इसके अंतर्गत ही भारत में टेलीग्राफ तार व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच बिछाई गई थी। नेक्स्ट आते हैं, 1793 की स्थायी भूमि व्यवस्था के दौरान भू स्वामित्व किसको मिला था? तो ये मिला था जमींदारों को। 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल, बिहार स्थायी भूमि कर व्यवस्था लागू की, जिसके तहत 10/11 भाग कंपनी को और 1/11 भाग जमींदारों को अपने पास रखना होता था। इस बंदोबस्त से अंग्रेजों ने जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया। इस बंदोबस्त से पहले जमींदार की स्थिति सरकार के एक ऐसे कर्मचारी तथा प्रतिनिधि के समान थी जो कि किसानों की लगान वसूल करने से सरकार की सहायता करता है और उसके बदले में कुछ हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। परंतु अब इसके पश्चात भूमि के मालिक सरकार नहीं थे, बल्कि जमींदार हो गए थे। सरकार को निश्चित वार्षिक लगान देते थे।
इससे दो लाभ हुए। प्रथम, राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजों को भारत में एक ऐसा वर्ग प्राप्त हुआ जो प्रत्येक स्थिति में अंग्रेजों के साथ देने को तैयार था। द्वितीय, इससे आर्थिक दृष्टि से लाभ भी हुआ। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थायी या भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था विशेषताओं से संबंधित नहीं है, वो बताइए। तो इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। सही है। इसमें के तीन पक्ष थे, अर्थात सरकार, जमींदार और रैयत। इस व्यवस्था के द्वारा भू राजस्व स्थायी तौर पर सुनिश्चित कर दिया गया था। तो ये भी सही है। भू राजस्व के रूप में एकत्रित की जाने वाली कुल राशि 4 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। तो ये गलत हो जाएगा। स्थायी जमींदारी पद्धति बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई थी। लगभग समस्त ब्रिटिश भारत की 19% भूमि इसके अधीन आई। जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों की देन थी। इसमें कई आर्थिक उद्देश्य निहित थे। इस पद्धति को जमींदारी, मालगुजारी, विश्वेदारी इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से स्मरण किया जाता है। इसके अंतर्गत राज्यों की मांग सदैव के लिए निश्चित कर दी जाती थी। अन्य पद्धतियों में 10 वर्ष से 40 वर्ष के पश्चात भूमि कर में परिवर्तित किए जाते थे। जमींदारी पद्धति के अनुसार जमींदार को जो प्रायः भूमि कर संग्रहकर्ता ही होता था, भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया जाता था। यह भूमि को बेच, रेहन एवं दान में दे सकता था। इस प्रकार इसमें तीन पक्ष थे, अर्थात सरकार, जमींदार और रैयत। भू राजस्व के रूप में कुल राशि 4 करोड़ नहीं निर्धारित थी, बल्कि यह 2 करोड़ 68 लाख रुपए पे थी। कितनी थी? 2 करोड़ 68 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। धन के निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो इसको 1896 में स्वीकार किया गया था। धन के निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन अर्थात 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. सयानी ने की थी। आर्थिक बहाव के सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो आर्थिक बहाव का सिद्धांत की सबसे पहले घोषणा की गई थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषण नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह भारतीय राज्य को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में इन्होंने सिद्धांत और तर्कों से अपने प्रबंध को सिद्ध किया। 1905 में एक पत्र में इन्होंने J.T. सदरलैंड को लिखा और भारत की स्थिति निश्चित ही बहुत शोचनीय थी। यह निरंतर लूटा जा रहा था। प्राचीन काल में भी लूटे जाते थे, परंतु लूटने के पश्चात वे वापस चले जाते थे और कुछ ही वर्षों में भारत पुनः अपनी नीति की पूर्ति कर लेता था। परंतु अब तो निरंतर अधिक से अधिक निर्धन बनता जा रहा है। उसे इस लूट से दम लेने की आवश्यक नहीं है या अवकाश ही नहीं मिलता। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम में परिवर्तित कराया था? तो ये हो जाएंगे अब्दुल्ला खराजी के द्वारा। दक्षिण तट के मोपला केरल के मालाबार जिले में काश्तकार थे। 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों ने जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया। विद्रोह के प्रथम चरण में विद्रोहियों ने बदनाम जमींदार और विदेशी हुकूमत के प्रतिष्ठानों जैसे कचहरी, थाना, खजाना और अन्य सरकारी कार्यालयों, विदेशी बागान को अपना निशाना बनाया। उदार जमींदार और गरीब हिंदुओं को शायद ही परेशान किया गया हो। विद्रोही गांव-गांव घूमते और जमींदारों के घरों को आग लगा देते और लूटपाट करते। कुछ विद्रोही नेता जैसे कि मोहम्मद हाजी इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि हिंदुओं को ना सताया जाए। यदि कोई विद्रोही नेता हिंदुओं पर हाथ उठाता था तो उसे सजा दी जाती थी। मुल्ला खराजी के शिष्यों ने दक्षिणी तट के मोपलाओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया था।
नेक्स्ट आते हैं भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी को किस अपने किस लेख में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रस्तुत किया है? तो ये इंग्लैंड डेट टू इंडिया में प्रकाशित किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख तथा पुस्तक के माध्यम से भारत से धन निष्कासन अर्थात आर्थिक बहाव की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। सर्वप्रथम इन्होंने इंग्लैंड डेट टू इंडिया में भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी सिद्धांत की व्याख्या की। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषण नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है। इसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया और द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया में इन्होंने तथ्य और तर्कों में अपनी प्रभुत्व को सिद्ध किया है। 1905 में एक प्रश्न में इन्होंने जीपी सदरलैंड को भी लिखा था और कहा था कि भारत की स्थिति निश्चित ही बहुत शोचनीय है। यह निरंतर लूटा जा रहा है। प्राचीन काल में भी लुटेरे आते थे, परंतु लूटने के पश्चात भी वापस चले जाते थे। भारत कुछ ही वर्षों में अपनी हानि की पूर्ति कर लेता था, परंतु अब तो यह निरंतर धन अधिक से अधिक निर्धन बनता जा रहा है। उसे इस लूट से दम लेने का अवकाश भी नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के गुण नहीं थे? इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व सुनिश्चित कर दिया था, तो पहला सही हो जाएगा। सरकार स्थायी बंदोबस्त को प्रवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई थी, सही है। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग निर्माण किया था, ये भी सही है। इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया था, तो ये गलत हो जाएगा। कार्नवालिस की नियुक्ति के समय उसे आदेश मिला था कि वह भारत में भूमि कर व्यवस्था का ऐसा हल निकाले जिससे कंपनी तथा कृषक दोनों के हितों की रक्षा हो सके। इसने प्रथम कार्य यह किया कि बंगाल में प्रचलित भूमि का किराया तथा पट्टों का पूर्ण रूपेण निपटारा किया। बहुत देर तक वाद विवाद हुए, जिसमें राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन सोर, अभिलेखापाल जॉन ग्रांट और गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने प्रमुख रूप से भाग लिया। इससे निम्न निष्कर्ष निकाले गए। जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। सन 1790 से इसे 10 वर्षों की व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था, लेकिन 1793 में स्थायी कर दिया गया और जमींदारों तथा उनकी अधिकारियों को शाश्वत रूप से इसी दर से भूमि कर देना होगा। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। भारत में अंग्रेज औद्योगिक नीति सही अर्थों में क्या थी? तो आर्थिकता का औपनिवेशन थी। भारत में अंग्रेज औद्योगिक नीति आर्थिकता का औपनिवेशन थी, जिसमें मांग एवं आपूर्ति की संकल्पना के अनुरूप बाजार प्रक्रिया बनाई जाती थी। ब्रिटिश भारत में रेलवे उपयोगिता पर किसने यह टिप्पणी की थी कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को कलंकित करने जैसा है? तो ये किया जो कथन है वो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के इस दावे की असलियत लोगों के सामने रखी कि रेलवे को भारत के औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप नहीं बनाया गया। इस तरह से रेलवे से औद्योगिक नहीं बल्कि वाणिज्यिक नीति हो रही है, क्योंकि इसके लिए घरेलू उत्पादों की बिक्री को गहरा धक्का लगा था। यही नहीं, इस बात और मशीन उद्योग पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के मामले में, जिसे आज हम पिछड़े और विकसित इलाकों के बीच संयोजन की संज्ञा देते हैं, भी पूरा फायदा ब्रिटेन को ही मिला था, ना कि भारत को। जीवी जोशी ने तो साफ साफ कहा था कि रेलवे दरअसल ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। तिलक ने इस पर टिप्पणी की थी कि यह दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पटर का खर्च उठाने जैसा है।
नेक्स्ट आता है आधुनिक शिक्षा का विस्तार तथा संवैधानिक विकास। इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। आई नो थोड़ा सा आज स्लोली स्लोली पढ़ा है क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। बाय।